स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी रिसेंटली बहुत सारा वीडियो एक महीने से लगभग नहीं बना रहा था, उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लाइफ में कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स आया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट किसी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि लाइफ मस्ट बी गोइंग ऑन, सो इज गोइंग ऑन। लाइफ आपका रुकता नहीं है, लाइफ को चलना होता है, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में हो। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन मैं आगे आपके लिए वीडियो का सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और 11th का भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में आपको इसके लिए घंटे का भी बटन दबाना होगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो मैं अभी जो पिछले वीडियोस में बता रहा था उसमें डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को बताया था, उस पर कुछ दो टाइप डिस्कस करा था, कुछ टाइप बचा हुआ था जो मैंने नहीं बताया था, तो मैं प्रेजेंट वीडियो में उसे फिलहाल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग हम लोग रियल लाइफ में कहाँ करते हैं या डिटर्मिनेंट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो प्रेजेंट जो आपका जो प्रयोग है इसको हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट के यूज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फार्मूला अगर आपको पता हो कि हमारे पास अगर कोई ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी पॉइंट का x1 y1, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x3 y3, तो यहाँ जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में भी पढ़ा था और 11th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखेंगे वो इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला वैसे तो हम लोग वहाँ पे 1 2 3 3 2 1 करके याद किए थे, लेकिन अगर आप देखो इस फार्मूला को और सिंपल वे में लिख सकते हैं और सिंपल वे में याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फार्मूला को इस तरह से लिखें 1/2 मॉड बाहर से लगा दिया मैंने, और डिटर्मिनेंट 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो इस रूप में भी अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इस फार्मूला में 1 2 3 का आपको लफड़ा था कि 1 2 3 याद करना पड़ता था, फिर वहाँ कंफ्यूज भी हो जाते थे, भूल भी जाते थे। लेकिन इस जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको 1/2 याद रखना है। आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिखोगे, एक में पूरा का पूरा 1 डाल दोगे और दूसरे कॉलम में आप सीधे क्या करोगे कि तीनों का तीनों x कोऑर्डिनेट डाल दोगे और बाकी जो तीसरा है उसमें आप क्या करोगे, तीनों y कोऑर्डिनेट डाल दोगे, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब एक रीजनेबल क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक रीजनेबल क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ एक्सपेंड करता हूँ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, मैं इसी डिटर्मिनेंट को सिर्फ एक्सपेंड करता हूँ और इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ इसके कॉलम सेकंड की तरफ से एक्सपेंड करता हूँ, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम सेकंड। तो इसके लिए हम लोग माइनस प्लस माइनस लेंगे, ये साइन के लिए मैंने पूरा बता दिया है, एक वीडियो ही बनाया है, तो आप वहाँ पे डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ा जाता है उसको लिए बताया गया है। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस x1, इसको डिलीट मारेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 y2 1 y3, फिर क्या लिखेंगे बेटा बताओ, प्लस x2, और फिर इसको डिलीट मारेंगे इसके रो और कॉलम को, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 y1 1 y3, और फिर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ माइनस x3, और फिर इसको डिलीट मारेंगे इसके रो और कॉलम को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 y1 1 y2। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो ये बन गया है -x1, अब इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, y3 माइनस y2 प्लस x2, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1 और माइनस x3, और यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बताइए, y2 माइनस y1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी फार्मूला है वहाँ पे कहीं भी माइनस का यूज नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस बनाते हैं और इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस को अंदर गुना कर देते हैं। जैसे देखिए, आप माइनस को गुना करेंगे, जैसे ही माइनस को गुना करेंगे ये x1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y3। यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, ये सिंपली यही फॉर्म में है, इसको ऐसे रहने देंगे y3 माइनस y1 और इसके माइनस को गुना करेंगे तो ये प्लस में x3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, और ये आपका वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सेम वैल्यू आ गया ना, यानी इस डिटर्मिनेंट को अगर तोड़ा जाएगा तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा और 1/2 तो आपका था ही, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि डिटर्मिनेंट के रूप में अगर हम लोग को अब क्षेत्रफल को याद रखना है कि 1/2 डिटर्मिनेंट के आगे मॉडुलस लगा हुआ है, जिसे अब फिलहाल इग्नोर भी कर सकते हैं। क्या है इसका कि 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया रहेगा कि आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि 1 0 0 6 0 और 4 3, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का थीम क्या है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये तीनों कोऑर्डिनेट देने के बाद आपको कह रहा है कि इनसे जो घिरे हुए क्षेत्र का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे। सॉल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे तो हम लोग मान लेंगे पहले का कोऑर्डिनेट को a, और a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, x1 y1, ठीक है। b वाले कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो क्या b का कोऑर्डिनेट बेटा 6 0, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, x2 y2, और c वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताइए, 4 3, और इसी के लिए क्या लिखते हैं बेटा, बताइए, x3 y3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बेटा बताइए, 1/2 मॉड है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला को यूज किया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े, 1/2 1 1 1, अब x कोऑर्डिनेट तीनों का लेना है, तो तीनों का x कोऑर्डिनेट देखो सामने में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, 1 6 4, और इधर से अगर आप देखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट तीनों देखेंगे तो 0 0 3। अब आपको डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से हमारे पास 2 0 है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम थर्ड की तरफ से, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे तब हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड मारेंगे तो इस 0 का यूज भी नहीं होगा, इस 0 का भी यूज नहीं होगा, तो सिर्फ 3 का यूज होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। और इसके रो और कॉलम को डिलीट अगर मार देंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 6, ठीक है। अब 1/2 मॉड है आपका, ये 3 इंटू में है, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 - 1 मॉड है 1/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट, यानी वर्ग इकाई। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया वो कितना हो गया, 15/2 वर्ग इकाई। यहाँ पे मॉड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो वो आपको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं ABC का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसका पोजिशनल
वेरिफिकेशन नहीं किया है, यानी कि ABC कोऑर्डिनेट तो हमें दे दिया है, लेकिन ABC में A पहले होगा, ऊपर होगा, B साइड में किस साइड में होगा और C किस साइड में होगा। तो अगर हम लोग इसके पोजिशनल अरेंजमेंट को सही कर दें तो फिर हमें मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग, हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा पे सीधे एक्सिक्यूट कर देते हैं, और वो जो निगेटिव आने का जो चांसेस बनता है, वो जो निगेटिव आता है वो उसके पोजिशनल अरेंजमेंट के डिसअरेंजमेंट के कारण होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को बाद में लिख देते हैं, जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट या साइड वाला कोऑर्डिनेट है उसे आगे पीछे लिख देते हैं, इसके कारण से वो नेगेटिव आता है। अगर हम लोग उसको पोजिशनल अरेंजमेंट के साथ लिखें तो वो कभी भी एरिया हमारा नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा कि सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे, और मॉड का यूज हम लोग बाहर में करेंगे, और मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, और अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दूसरा टॉपिक हमारा है उस दूसरा टॉपिक को कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए करना क्या है बेटा कि आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता देता हूं कि लाइफ का सक्सेस का सिर्फ एक ही फंडा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो हम लोग इसके दूसरे तरफ जाएंगे और हमारा अब एक हेडिंग होगा कॉलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, यानी कि कॉलिनियरिटी ऑफ 3, इसको और भी थोड़ा ऐड कर दे इसके हेडिंग में, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 दिए गए बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। यानी कि आपका जो 3 बिंदु जो दिया गया है वो किस कंडीशन में आपका जो होगा वो संरेख होगा, यानी एक ही रेखा पे होगा। तो अगर हमारे पास अगर 3 कोई बिंदु संरेख दिया है और तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चलते हैं कि तीनों का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो संरेख होने का मतलब है कि इस दिए गए त्रिभुज यानी ABC का फॉर्मेशन अगर हम लोग इमेजिनरी वे में करें, काल्पनिक तौर पे करें, क्योंकि यहाँ त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर इमेजिनरी वे में करें कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो ऑब्वियसली उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके लिए बेटा, तो कंडीशन कॉलिनियर होने के लिए, संरेख होने के लिए। ध्यान ये रखना है कि ये बात तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी जानते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या न्यूज आना, तो क्या न्यूज आना इसको देखिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मॉड 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इक्वल्स टू 0। इसी कंडीशन को हम लोग आगे बढ़ाए, मॉड को हटा देंगे, 1/2 को हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0, यानी कि वो बेटा क्या बनता है, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 0। तो आपको करना क्या है कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में याद रखना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जो आपका दिया हुआ है, क्या है डिटर्मिनेंट, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों वे में आप इसे ले सकते हैं। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको दे देता है क्वेश्चन में कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको ये कह रहा है कि आप बताइए कि ये संरेख है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a b प्लस सी, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है b c प्लस ए, और c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है c a प्लस b, और ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिया a b c, और कह रहा है कि आप दिखलाइए, दर्शाइए कि ये संरेख है। तो दर्शाइए संरेख है, इसका मतलब एक तरीका है वो आप जो बताए थे 10th स्टैंडर्ड में, उस तरह से उसका एरिया निकालने का। हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में इसको देखेंगे। तो चलिए, तो हम लोग पहले से तो नहीं जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो वी हैव हम लेंगे, वहाँ से वैल्यू को लेंगे और हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेंगे, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिखा हुआ हम लोगों ने, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2
y3, ठीक है। तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट के बगल में 0 लिख देते हैं, क्योंकि क्या आप भगवान हो, आपको पहले से पता है कि वो 0 होगा। आपको तो पहले से नहीं पता, हो सकता है वो 0 ना हो, तो आप कैसे दर्शाओगे कि वो संरेख है। तो करना क्या बेटा, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेना है, उसको इवैल्यूएट करना है और देखना है वो 0 है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 और x1 का वैल्यू यहाँ पे लेंगे x1 x2 x3 है, ये आपका y1 y2 y3 है। तो यहाँ a ये वैल्यू लेंगे तो बेटा क्या लेंगे b, और ये वैल्यू लेंगे बेटा तो लिखेंगे c। यहाँ पे इसका वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे b प्लस c, यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे c प्लस a, और यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस b, ठीक है। अब आपको इसके वैल्यू को निकालना है। एक तो तरीका आप 1 1 वाला बताए थे टाइप 1 में रूल, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। एक अल्टरनेट तरीका ये है कि आप इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। और जैसे ही ऐड करोगे तो ये ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी ABC के ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से XYZ का भी ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि वो रोटेट करके या घुमा के वो सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे इस कॉलम में इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि अप्लाई C3 इक्वल टू C3 प्लस C2। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो में किसी संख्या से गुना करके या सिंपली अगर उसको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के मान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग इसी चीज को अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में 1 1 1 A B C, और इसको अगर आप इसमें ऐड कर दोगे बेटा तो क्या लिखोगे A प्लस बी प्लस C, यहाँ भी लिखोगे A प्लस बी प्लस C और यहाँ भी लिखोगे A प्लस बी प्लस C, ठीक है। अब अगर देखो तो ये आइडेंटिकल है और अगर ये सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे ही इसको कॉमन निकालेंगे तो A प्लस बी प्लस C कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा 1 1 1 A B C और यहाँ भी बचेगा 1 1 1, और ये दोनों कॉलम अगर आपस में सेम है इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु A B तथा C क्या है बेटा, संरेख है, यानी वो तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, ठीक है। अगर आप चाहते तो घटा के भी R1 माइनस R2 करके भी बना सकते। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना था वो संरेख हैं या नहीं है। तो संरेख वाला किसी भी क्वेश्चन में अगर देगा कि ये संरेख हैं तो ऑब्वियसली उसके डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट का मान किसी भी कारण से 0 नहीं आ रहा, अब प्रूफ करना है तो 0 होगा, और किसी भी कारण से 0 नहीं आ रहा इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं एरर कर दिया है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं चलिए हम लोग आते हैं इस नए टॉपिक में। इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि आपको दो बिंदु दिया रहेगा और इस दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपके पास पहले से दो बिंदु दिया रहेगा, हमारे पास यहाँ पे दो बिंदु हैं A और B। आपको कहेगा क्वेश्चन में कि बिंदु 1 2 तथा 5 8 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु है A और B, और ये पहले से आपके पास दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसके समीकरण को निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से इस पे कोऑर्डिनेट मान लेंगे x y, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी देखे थे या 11th स्टैंडर्ड में भी देखे थे। अगर सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें एक आर्बिट्ररी x y पॉइंट मानना पड़ता था। तो ऑब्वियसली आपको इस फिगर से नजर आ रहा है कि ये तीनों संरेख हैं, और अगर ये तीनों संरेख हैं इसका मतलब है कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा था, अभी जस्ट बताया है कि हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करके देखेंगे। इसका मतलब है कि वी हैव, हम लोग पाएंगे कि ये संरेख होने के कारण से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था आपका 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कंडीशन जो हमारा है संरेख होने का वो यही कंडीशन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या माना था 1 1 1, ठीक है। और x का तीनों कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट लिए तो x हो गया, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया x2। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट लिए तो बेटा क्या हो गया y, और ये हो गया आपका y1 और ये क्या हो गया y2 और इक्वल्स टू 0। और यही हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है बेटा। ये जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इससे सरल रेखा का समीकरण निकल के आएगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 5 और 2 7, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इस दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सरल रेखा का समीकरण का क्या करना, हम लोगों ने निकाला है फार्मूला डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि हमारे इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या है, संरेख है,
तो हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा बताओ, 4 5 और ये हमारा हो गया x1 y1 और फिर हमारा b जो हो गया वो आपका आ गया 2 7 और ये हमारा आ गया x2 y2। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट, फार्मूला से हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण का फार्मूला है 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को डालेंगे और जैसे ही वैल्यू को डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 1 1, यहाँ x तो अननोन है, ये आपका x1 और ये x2 है, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 4n2, फिर आप यहाँ पे लिखोगे आप y लिखोगे और यहाँ पे आप y1 और y2 है तो आप क्या लिखोगे 5 7 इक्वल्स टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को आप तोड़ सकते हो, किसी भी तरह से तोड़ सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा r1 माइनस r2 r2 माइनस r3, जिससे हमारा 2 0 हो जाएगा और फिर एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। बाद बाकी आप किसी भी तरह से छोड़ो, इससे मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है, आप कैसे भी आपको जो सिंपल लगे आप कर सकते हो। उसको इसमें घटा देंगे तो 0, यहाँ इसमें घटाएंगे तो x माइनस 4, इसको हटाएंगे तो y माइनस 5, यहाँ पे इसको घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे तो 2 और इसको घटाएंगे तो माइनस 2 और यहाँ पे 1 2 7 इक्वल्स टू 0। 2 0 आ गया तो इधर से एक्सपेंड मार सकते हैं, इधर से एक्सपेंड मारेंगे तो ये 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसको इससे गुना ही कर देते डायरेक्ट। तो क्या होगा बेटा, गुना होगा बताओ, माइनस 2x प्लस 8, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, इसको गुना करके लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा 2y माइनस 10 और इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 0, और यहाँ से आगे आपका माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2y और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सही से लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस 2x माइनस 2y और यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दो, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और यही हमारा जो निकल के आ गया वो किसका समीकरण निकल के आ गया, सरल रेखा का समीकरण, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो किसका समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सरल रेखा का समीकरण वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है, यहाँ 1 1 1 डिटरमिनेंट लिख देना है, x रहना है और यहाँ y रहना है, यहाँ पे x और y ही रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालना है। और फिर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो दोनों का कोऑर्डिनेट से आप ले लोगे, x कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दोगे दोनों का और दोनों का y कोऑर्डिनेट लिख के आप डिटरमिनेंट को तोड़ दोगे, चाहे आप कैसे भी तोड़ो वो आपका मतलब है, आपको कैसे आसान लगता है। हो सकता है किसी डिटरमिनेंट में क्या होगा कि पहले से ऑलरेडी 1 2 टर्म 0 होगा तो आप उसी तरह से एक्सपेंड करके निकल लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा हमें निकालने के लिए सरल रेखा का समीकरण, तो हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अब जो हमारा जो जितना भी टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ एक ही चैप्टर है आपके बुक में, आपके सिलेबस में एक ही चैप्टर दिया गया है और उस पूरे के पूरे सिलेबस में एंटायर में ये 3 ही हेडिंग हम लोगों को डिस्कस करना था। लेकिन इन तीनों हेडिंग को डिस्कस करने से ही काम नहीं चलेगा, 1 2 टाइप का क्वेश्चन और आपको इस किताब में मिलेगा, तो आपको उस दोनों क्वेश्चन को बता देंगे तो फिर पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि अब एक नए, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमारे इस क्वेश्चन में आपके पास k का मान निकालने के लिए दिया हुआ है और कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है। पहले से आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ और तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों बिंदुओं का, पहले का k0, दूसरे का 4 0 और तीसरे का 0 2, और आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी आपको k का मान निकालना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे और तीनों का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ उसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे k0 4 0 0 2। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई है, 4 वर्ग। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, मॉड 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है बेटा, इसमें वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये तीनों x कोऑर्डिनेट है और ये तीनों का तीनों हमारा y कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। मॉड 1/2 1 1 1, अब तीनों का मान डालें k 4
0, यहाँ पे 0 0 2 और इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 0 है, तो प्लस माइनस प्लस करके तोड़ सकते हैं हम लोग इसको 1/2। अब यहाँ पे टूटेगा तो ये आपका 2 लिखा आएगा और इसको मैं गुना करके लिख देता हूँ, इसको इससे गुना करूँगा 4 - k इक्वल्स टू 4। ये मॉड है आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपका आ गया 4 - k इक्वल्स टू 4। देखिए अजवली लोग मिस्टेक करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं, इस मॉड सिंबल को नहीं लिखते हैं। और इसका क्या नुकसान होगा, अगर हम यहाँ पे मॉड के सिंबल को यूज नहीं करते तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो k का मान 0 आता, जबकि सिर्फ एक ही आंसर आता। लेकिन चूंकि हमने यहाँ मॉड का इस्तेमाल किया और हम लोग मॉड के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर मॉड x = k है तो x = ± k, यानी अगर मॉड को जैसे ही रिमूव करेंगे तो इस साइड में प्लस और माइनस दोनों का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉड के सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से लिखाएगा 4 - k इक्वल्स टू ±4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेंगे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन जब यहाँ से लेंगे तो 4 - k = 4 और यहाँ से निकल के आएगा k = 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, और जब इसका नेगेटिव साइन लेंगे तो 4 - k = -4 और k को उठा के इधर लाएंगे तो k का वैल्यू निकल के आएगा 8 और यहाँ से k का जो मान आया वो 0 और 8। ध्यान रखना है कि मॉड को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर हमने जरा सा भी मॉड को छोड़ दिया तो हमारा एक आंसर निकल जाएगा और हमारा गलत ऑप्शन आएगा और आंसर भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो करना है कि एक बार फिर से इसको देख ले, फिर मिटा देते हैं इसको। 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला को लगा दोगे, फिर आप इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को तोड़ोगे, जो भी निकल के आएगा, बाद में मॉड को रिमूव करोगे और मॉड को जैसे रिमूव करोगे तो यहाँ प्लस माइनस का सिंबल आएगा और एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार एक नेगेटिव साइन लोगे और फिर दोनों साइन लेके आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और 2 का 2 वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में बराबर रहता है, बिहार बोर्ड भी बहुत बार पूछा है, अदर बोर्ड्स में भी इसको पूछा जाता है। तो हम लोग एक उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है, सेम क्वेश्चन है, इसमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन वाले पार्ट में ही आते हैं। क्वेश्चन आप देख लोगे, बुक में है, एनसीईआरटी की किताब में भी है ये और अदर बुक्स में भी है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 2 - 6, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4 और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका k4। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है और आपके पास पहले से दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 35 वर्ग इकाई है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका बेटा कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका मतलब 1/2, यहाँ मॉड लगा हुआ है 1 1 1। अब कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे x1 x2 x3 y2 y1 y2 y3 लिखने की जगह डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख देते हैं बेटा, 2 5k -6 4 4 और यहाँ पे आपका 35। ठीक है, अब डिटरमिनेंट को आप तोड़ सकते हो। डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे, चूंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 ऑलरेडी 0 था तो बहुत सिंपली टूट गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी को थोड़ा अप्लाई कर दे तो हमारा काम लगता है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ 1 1 1 है तो आप इसको घटा सकते हैं, तो 1 से 1 जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो आएगा -3 और इसको घटाएंगे तो -10, इसको घटाएंगे तो 0, इसको घटाएंगे तो 5 - k और इसको घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे आपका 1k4 और इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 35। अब आप यहाँ पे 2 0 आ गया तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लस माइनस प्लस, डिलीट मार दोगे इसको, यहाँ पे साइड में बेटा क्या लिखोगे, 1/2। ठीक है, ये 1 है, लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको जैसे इससे गुना करोगे तो वो 0 हो जाएगा और 0 और इधर गुना करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, 10 इंटू 5 - k और इक्वल्स टू कितना बेटा, 35 है वो। अब 1/2 और यहाँ पे अगर इसको लिखोगे तो 10 इंटू क्या लिखोगे बताओ बेटा, 5 - k और इक्वल टू कितना है, 35। यहाँ काट लोगे तो 5 हो जाएगा और इसको गुना ही कर दोगे तो 25 - 5k
ये आपका मॉड है और इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे मॉड को रिमूव करेंगे, मैंने जस्ट बताया कि जैसे ही मॉड को रिमूव करेंगे पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन आएगा। 25 माइनस 5 के इक्वल टू प्लस माइनस 35, और एक बार पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे आप लिखोगे 25 माइनस 5 के इक्वल टू 35, और यहाँ पे अगर इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 5 के इक्वल टू -10, और यानी के इक्वल टू -2। एक वैल्यू आपका आ गया के का वैल्यू -2। अब हम लोग दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कौन सा साइन लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या लिखेंगे 25 माइनस 5 के इक्वल टू -35। अब इसको उठा के इधर ले आओगे तो आपका 5 के इक्वल टू 70 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप 5 के इक्वल टू शायद 60 हो जाएगा, और यहाँ से के इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा के का जो वैल्यू आ गया वो 12 और -2 आ गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गया। तो ध्यान क्या रखना है, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है किसी भी x का, k का, किसी का भी वैल्यू निकालना है तो मॉड का इस्तेमाल करना है, मॉड को तोड़ना और दो वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर बन जाना चाहिए। और अगर आपका चैप्टर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके बोल दोगे यस सर पूरा बन गया, और नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम को वहाँ मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए हम लोग आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3 बिंदु, और 3 बिंदु देने के बाद पहले से बोल रहा है कि वो संरेख है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे पहले से दिया हुआ a का कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 ही दे दिया है, b का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है 0b 0a 0 दिया हुआ है यहाँ, और c का कोऑर्डिनेट दे दिया है xy, और पहले से दिया हुआ संरेख है गिवन, और कंडीशन दिया हुआ संरेख है, और तब प्रूफ करने के लिए बोला देन प्रूव दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको। ठीक है, यानी ये तीनों कोऑर्डिनेट दे के आपको पहले से बोल रहा है ये संरेख है तो ये प्रूफ करना है। तो संरेख होने का कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 बिंदु संरेख है इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट का मान कितना होगा, 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि a b तथा c संरेख हैं, यानी आपको ये सिद्ध नहीं करना है, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ ये संरेख है। इसका मतलब है कि 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 का जो मान होना चाहिए वो शुड भी 0 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी है, क्योंकि पहले से ये संरेख दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मान अगर हम लोग पुट करेंगे 1 1 1, यहाँ पे तीनों वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा a0x, और दूसरा वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 0by, और इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 0। अब इसको तोड़ सकते हैं, आप तोड़ लो जैसे तोड़ने का आपका मन है, मैं तो ऐसे ही तोड़ता हूँ, घटा के तोड़ता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसके लिए हो जाएगा a माइनस b, इसको घटा लेंगे तो बेटा हो जाएगा 0, इसको घटा लेंगे तो -x, इसको घटाएंगे तो b माइनस y, और यहाँ पे हो जाएगा 1xy इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे इधर से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और जैसे ही प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो ये टूटेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ab माइनस ay, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो माइनस bx, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इस दोनों टर्म को उठा के उधर ले जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ay प्लस bx इक्वल्स टू ab। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। प्रूफ करने के इस साइड में आपका 1 है, इसका मतलब इसको 1 बनाना होगा, और ये 1 तभी बनेगा जब उसी टर्म से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हर में ab से भाग लगा देंगे, क्योंकि जब इस पूरे टर्म से भाग लगा देंगे तभी जाके ये 1 बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab और इक्वल्स टू ab अपॉन ab करोगे तो आपका यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन b प्लस x अपॉन a इक्वल टू 1, और इसी को अगर आप सही से लिखोगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।